नमस्कार भविष्य के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं भविष्य निर्माणकर्ताओं। आपका इंडी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आज इस नए सेशन में हार्दिक स्वागत है। आपकी सफलता की यात्रा में जीएस भूगोल का बहुत ही बड़ा रोल होगा। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में सभी फैक्ट को, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड ऑप्शंस को चित्रों एवं मैप के द्वारा लोकेट किया गया है। यह बेहतरीन क्लास होगी और आपको सब बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। सारी चीजें आपके माइंड मैप पर छप जाएंगी और आपको भूगोल से डर नहीं लगेगा। इसलिए गुजारिश आपसे इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, पूरे उत्साह एवं जोश के साथ आज इस दूसरे एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जिसमें से पहला सवाल है आपका 51 नंबर सवाल। इसके पहले हम लोगों ने 50 सवालों को देख लिया है। ये सवाल है आपका, दिन और रात कहां पर बराबर होते हैं? ऑप्शन है आपका विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, प्राइम मेरिडियन पर, अंटार्कटिका पर। तो आप ऑप्शन को पॉज करिए वीडियो को, उसके बाद ऑप्शन में से आप सिलेक्ट करके बताइए कौन सा इसमें से सही होगा। तो दिन रात कहां पर बराबर होते हैं? तो आप जानते हैं ध्रुवों पर हमेशा वर्ष भर मौसम समान रहता है, जलवायु हमेशा समान रहती है। जब जलवायु जहां पर बराबर होगी वहीं पर दिन और रात होते हैं, बराबर होते हैं वहां पर। हालांकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, फिर भी यहाँ पर दिन और रात की स्थिति वर्ष भर लगभग बराबर होती है। तो देखिए, पहले इसको आप फिगर में यहाँ पर देखेंगे, मैप में ग्लोब है, ये पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी के जो बीच में आप येलो लाइन देख रहे हैं, यही आपका विषुवत रेखा है, यानी कि आप इसको कहेंगे भूमध्य रेखा। अब ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती, इसलिए इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इक्वेटर। ये पृथ्वी किसी भी स्थिति में हो, सूर्य कहीं पर हो, उत्तरायण या दक्षिणायन हो, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश निश्चित रूप से सीधा ही पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो है दिन और रात हमेशा लगभग बराबर होते हैं। ध्रुवों पर आप जानते हैं कि वहां पर कभी जो है दिन लंबा होता है, लगातार दिन ही होते हैं, और कभी जो रातें होती है लगभग लगभग 6 महीने तक के रातें ही होती है, क्योंकि सूर्य कभी उत्तरायण होता है, कभी दक्षिणायन, यानी कि कभी उत्तरी गोलार्ध में चला जाता है और कभी दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। इस तरीके से वहां पर मौसम और जलवायु बदलती रहती है, लेकिन विषुवत रेखा के आसपास मौसम और जलवायु लगभग वर्ष भर समान रहता है। अब यहाँ पर चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 52। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए, यानी कि उसका भार कम से कम कब होता है, कहां पर रखने पर होता है? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर। देखिए, किसी भी वस्तु का जो भार होता है ना, वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण यानी कि गुरुत्वीय बल के द्वारा होता है। जिस वस्तु पर जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बल कार्य करेगा, उस वस्तु का उतना ही अधिक भार महसूस होगा या प्रदर्शित होगा। लेकिन यह पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग हो सकता है। ध्रुवों पर वहां गुरुत्वीय बल अधिक कार्य करता है, जबकि विषुवत रेखा यानी कि पृथ्वी के मध्य भागों में जब आप आएंगे, यहां पर आएंगे, बीच में जब आएंगे, तो यहां पर गुरुत्वीय बल कम कार्य करता है। यहां पर ध्रुवों पर ये जो आपका है उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर नीचे है दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपका गुरुत्वीय बल जो आपके शरीर पर लगेगा या किसी भी वस्तु पर लगेगा वह अधिक कार्य करेगा, जबकि यहाँ पर कम कार्य करेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज आप जान लीजिए, अगर किसी भी व्यक्ति को जो मोटापे का शिकार हो, जिनको लगता है कि हमारा वेट बहुत अधिक हो गया हो, तो अगर यहाँ पर विषुवत के क्षेत्र में चले जाएंगे ना, तो उनका भार कम रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक फैक्ट और जोड़ लीजिए, अगर आप पृथ्वी के केंद्र में पहुंच जाएंगे या कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र में पहुंच जाएगी, तो उसका भार न्यूनतम नहीं बल्कि शून्य हो सकता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यही देखिए आपके सवाल में पूछा है, सबसे न्यूनतम कब होता है, यानी कि जीरो कब हो सकता है? तो ये ऑप्शन आपका डी होगा, यहाँ पर पृथ्वी के केंद्र पर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी होगी,
यानी कि 1 घंटे में कितना देशांतर की दूरी तय करती है पृथ्वी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कितने देशांतर के अंतर पर 1 घंटे के समय में अंतर आ जाता है। तो आप इसको लॉजिक लगाइए, ये पृथ्वी की गति से संबंधित है। क्योंकि पृथ्वी जो कि एक गोले के आकार में है, वह अपनी धुरी पर घूमने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। अब ये जो 24 घंटे का समय लेती है, मान लेते हैं पृथ्वी है, ये गोलार्ध है, तो अगर ये पृथ्वी घूमती है इस तरीके से, ये हमने ग्लोब बनाया आपके लिए, जब ये घूमेगी तो इसका पहले तो रोटेशन बताइए। ये भी पूछ लेता है किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अब जब घूमती है 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, यानी कि 24 घंटा बराबर घूम जाती कितना डिग्री, 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 घंटा कितनी घूमेगी, 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 360 को आप डिवाइड कर दीजिए 24 से, तो आपका जो निकल कर आएगा 15 डिग्री। यानी कि 1 घंटे में पृथ्वी जो दूरी तय कर लेती है, घूम जाती है अपने अक्ष पर, वो 15 डिग्री। तो इस तरीके से अगर इसको देखिए, यहां पर घंटे में पूछा है, तो अगर कभी सवाल पूछ ले मिनट में पूछ ले, तो 1 मिनट में यानी कि एक देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा। अब यहीं से समय का भी निर्धारण होता है पृथ्वी पर, क्योंकि सभी स्थानों पर सूर्य का प्रकाश एक साथ नहीं पहुंचता है, इसलिए सभी जगह दिन और रात बराबर एक समय पर नहीं होते हैं, समय में अंतर होता है। पूरे पृथ्वी को आपके 24 यहां पर 24 समय में बांटा गया है। 24 आप कह सकते हैं टाइम जोन में बांटा गया है, टाइम जोन में बांटा गया है। अब ये जो टाइम जोन है ना, उसी के अनुसार अलग अलग समय होता है। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि 1 मिनट में कितना घूमती है, यानी कि दूसरे शब्दों में आप कहेंगे कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेगी। तो यहां पर देख लीजिए आपका 1 आवर्स घूमने में लेती 15 डिग्री, 1 आवर्स में 15 डिग्री घूमती है, यानी कि अब इसको मिनट में बदलेंगे, 60 मिनट में घूमती है बराबर 15 डिग्री। तो अब यहां पर बताइए 1 डिग्री कितने में घूमेगी, कितने समय लगेगा 1 डिग्री घूमने में, तो 60 को आप डिवाइड कर दीजिए 15 से, 4 मिनट, 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूम जाती, देशांतर के रूप में घूम जाती है। यानी कि अगर पृथ्वी पर दो स्थानों की दूरी में एक देशांतर का अंतर है, तो वहां के समय में 4 मिनट का अंतर होगा। इसी तरीके से अगर किसी दो स्थानों के मध्य में 15 डिग्री का अंतर आ रहा है, तो वहां के समय में 1 घंटे का अंतर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। देखिए यहां पर केवल इंग्लिश वर्जन टाइप होकर के आया है, हिंदी वाला स्किप हो गया है, तो थोड़ा सा मैनेज करिए। तो देखिए एक तरफ दिया है प्लेट, प्लेट दिया है, और दूसरी तरफ उनकी स्थिति दिया है वहां पर, यानी कि लोकेशन कहां पर है। विश्व का मैप अगर आपको आता होगा, कौन सा महाद्वीप, देश, महासागर और कहां पर सारी चीजें हैं, तो आप जरूर इसको सही कर ले जाएंगे। अगर देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आप अगर 2 भी सही कर ले जाएंगे, तब भी आपका सवाल लगभग सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर प्रयास करते हैं हम लोग समझने का। तो देखिए पहला दिया कोकोस प्लेट, कोकोस प्लेट, दूसरा दिया है नाजको प्लेट, तीसरा दिया है अरेबियन प्लेट, और चौथा डी दिया है फिलीपीन प्लेट। ये चारों तरफ प्लेट दिया है। प्लेट का मतलब ये है कि भूखंड स्थल, पृथ्वी अनेक प्लेटों में विभाजित है, और उसी प्लेटों पर स्थल और जल दोनों ही प्रवाहित होते हैं, यानी कि स्थल खंड भी है और जल खंड भी है, यानी कि महाद्वीप भी हो सकते हैं, द्वीप भी हो सकते हैं, उस पर सागर, महासागर, खाड़ी, जल संधियां भी हो सकती हैं। तो अलग अलग प्लेटों पर ये स्थित है। तो वेगनर का महोदय एक सिद्धांत उन्होंने दिया था, वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। इसके पहले वाले जो पहला वीडियो हमने अपलोड किया था, उसमें हमने कॉन्सेप्ट बताया भी था
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यही है कि कौन सा प्लेट कहां पर है और कैसे जो है वो फ्लो होकर के प्रवाहित होकर दूसरी जगह चला गया। तो ये 4 प्लेट दिया है, उसको बताना है कौन सा प्लेट कहां पर स्थित है। तो देखिए ये कोकोस प्लेट और नाजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट। यहां पर देख लीजिए 2 चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अरेबियन प्लेट यानी अरेबियन प्लेट का मतलब अरब प्लेट, और फिलीपीन प्लेट का मतलब फिलीपीन प्लेट। अरब प्लेट जो कहां पर आप जानते हैं, जहां पर सऊदी अरब है, सऊदी अरब के आसपास जो स्थलखंड वो अरेबियन प्लेट में आता है, जैसे यमन हो गया आपका और इस तरीके से ईरान वगैरह। अब यहाँ फिलीपीन प्लेट कहां पर है, फिलीपीन प्लेट इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था, वहां कहां पर प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में फिलीपीन, जहां पर फिलीपींस देश है जिस पर स्थित है वहीं और उसके आसपास वाला पूरा क्षेत्र फिलीपीन प्लेट कहलाता है। अब इसको चलिए मैच करते हैं। अरेबियन प्लेट को आप देखिए कहां से जोड़ेंगे, ये आपका दिया है, ये चौथा दिया है यहाँ पर, मोस्टली द सऊदी अरेबियन लैंड मास, यानी कि सऊदी अरब वाला जो भूखंड है स्थल है वही अरेबियन प्लेट है। तो यहाँ पर सी का 4 हो गया। तो सी का 4 आपसे कौन सा हो सकता है, देखिए ये भी दिया है सी का 4, दूसरा भी दिया है, तो यहाँ बी और सी में से एक हो सकता है। आप यहाँ पर डी और आपका ए निकल गया। अगला फिलीपीन प्लेट बिटवीन द एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट, तो ये भी देख लीजिए सही है, डी का 3 सही है, डी का 3, यानी कि जो फिलीपीन प्लेट है एशिया महाद्वीप और पैसिफिक का मतलब यहाँ पर प्रशांत महासागर वाला प्लेट, इन दोनों के प्लेट में ही स्थित है। तो यहाँ पर आपका जो है डी का 3 सही हो जाएगा। डी का 3 देखिए किस में है, ये बी वाले ऑप्शन में है। तो इस तरीके से सी वाला भी कट गया। अब देख लीजिए 2 से ही आपका सही आंसर निकल कर आ गया। अब यहाँ पर आपको पूरा नहीं आ रहा है, सवाल पूरी नहीं आपको समझ में आ रहे हैं, लेकिन आपने जो है एलिमिनेशन मेथड का यूज किया और आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखिए कंप्लीट किसी की भी तैयारी नहीं होती है, सब ऐसे ही करते हैं। आप लॉजिक लगाएंगे, आपका जो पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर आप ऑप्शन देखिए, उत्तर आपके सामने है, चारों दिया ऑप्शन, आपको उसी में से ढूंढना है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं, उसी में से आप लॉजिक लगाइए और सही आंसर तक पहुंचिए। कोकोस प्लेट, कोकोस प्लेट देखिए हम बता देना आपके साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, नाजको प्लेट बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, ये तो ये भी सामने मैच है, ये भी मैच है। अब देखिए चलिए इसको मैप पर हम आपको दिखाते हैं कौन सा कहां पर है। तो देखिए यहां पर फिलीपींस देश है, ये फिलीपींस है, तो यहां पर फिलीपींस प्लेट हो जाएगा। फिलीपींस प्लेट किसके बीच में है, तो ये एशियन प्लेट हो गया, एशियाटिक प्लेट इसको अभी हम लोगों ने चर्चा किया। इसके अलावा ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, पैसिफिक प्लेट यहाँ ऑप्शन में दिया है। तो देखिए यहां पर आपका है फिलीपीन प्लेट्स, ये है बिटवीन द एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट, तो ये आपका सही हो गया। अब दूसरा जो हमने बताया, दूसरा कौन सा बताया, जो दूसरा आपका अरेबियन प्लेट, ये सऊदी अरब वाला इस हिस्सा है पूरा, सऊदी अरब, यहाँ यमन, ओमान, ये सब सारे देश हैं, ये जिस प्लेट पर स्थित है वही क्या है, और आपका अरेबियन प्लेट है। तो यहाँ पर ये दिया है, मोस्टली जो स्थल है भूखंड है सऊदी अरब और इसके आसपास वाला वही अरेबियन प्लेट है, तो यहाँ पर हो गया। इसके अलावा 2 यहाँ पर और है आपका कोकोस प्लेट और नाजका प्लेट। नाजका प्लेट जो है आपका यहाँ पर है, नाजका प्लेट प्रशांत महासागर और ये आपका ये वाला हिस्सा मध्य अमेरिका वाला ये हिस्सा है। जो देश आपका कैरिबियाई देश है वो सब के सब क्या है, मध्य अमेरिकी देश है, जिसमें आपका मैक्सिको भी आता है। तो मध्य अमेरिकी और प्रशांत महासागर के बीच में ये वाला जो प्लेट है यही आपका क्या है, नाजका प्लेट है, यही क्या है आपका नाजका प्लेट। तो यहाँ पर आप जान दीजिए नाजका प्लेट। इसके अलावा कोकोस प्लेट आपका ये नीचे वाला हिस्सा, ये प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है, और ये वाला हिस्सा दक्षिण अमेरिका के बीच में ये वाला जो है यही क्या है, कोकोस प्लेट, कोकोस प्लेट है। तो अब देखिए इस तरीके से सवाल अगर आएगा तो ऐसे ही मैप में हम लोग इसको समझेंगे। अगला सवाल है सवाना, देख लीजिए यहीं पर चर्चा हुई थी, सवाना निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक विस्तृत है। तो सबसे पहले सवाना आप है क्या, इसको आप जो आप पढ़े होंगे आप जानते होंगे, सवाना क्या है, घास स्थल है, घास की भूमि होती है जिसको सवाना कहा जाता है,
उसका सबसे अधिक विस्तार विस्तृत है कहाँ पर है? ये देखिए 4 महाद्वीप को आपका नाम दिया है, एशिया महाद्वीप, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो ये इसका विस्तार कहाँ पर है? सवाना घास के जो मैदान है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, या घास स्थल भी इनको कहा जाता है। घास स्थलों को आप उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल में बांट सकते हैं। शीत कटिबंध में किसी प्रकार की कोई घास स्थल नहीं पाई जाती है। जहां पर गर्मी और वर्षा ज्यादा होती है वहां पर जो घास स्थल होते हैं वहां पर वृक्ष होते हैं वो अधिक ऊंचाई वाले यानी कि लंबाई वाले होते हैं, घने होते हैं, वहां पर वनस्पतियों की अधिकता होती है। और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं उसको ही सवाना घास की भूमि कहा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि स्टेपीज जैसे और डाउन्स जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल भी विश्व में पाए जाते हैं। सबसे अधिक सबसे बताना कहां पर है, किस महाद्वीप में है? तो ये आपका है अफ्रीका महाद्वीप में, सबसे अधिक विस्तार इसका कहां पर है? डी अफ्रीका महाद्वीप में। अब हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि सवाना घास के जो स्थल हैं कहां कहां पर है, फैले हुए हैं, क्योंकि अलग अलग देशों में जो अलग अलग महाद्वीपों में इनका विस्तार है उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये मैचिंग कराने के लिए भी आ जाता है, एक तरफ दे देगा आपके घास के मैदान और दूसरी तरफ दे देगा स्थिति या देश दे देगा या महाद्वीप दे देगा, तो आप उसको मैच कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए यहाँ पर देखिए हमने इमेज लगाया हुआ है, आप इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। तो देखिए यहाँ पर सवाना घास का मैदान है, ये कहाँ पर है? अफ्रीका में है, ये अफ्रीका में है, और विशेषकर ये पूर्वी तट में पाया जाता है, ये यहाँ पर है। इतना जो येलो वाला हिस्सा आप देख लेना, ये सवाना घास के मैदान है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, क्योंकि आप जानते हैं यहीं से ही क्या इक्वेटर लाइन भी गई है, यहीं से क्या इक्वेटर लाइन गई है। अब इक्वेटर लाइन के दोनों तरफ ही उष्णकटिबंधीय पाया जाता है और यहीं पर जो है घास के मैदान है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान एक यहाँ पर भी है, दक्षिण अमेरिका में है, उसको क्या कहा जाता है? लानोज कहा जाता है। लानोज का विस्तार वेनेजुला, इक्वेडर और आपके ब्राजील देश में है, इसको लानोज कहा जाता है। यहाँ पर एक और है कंपोज, यहाँ पर इसमें नहीं दिया गया, कंपोज कहाँ पर है? ब्राजील में। और किस प्रकार का घास का मैदान है? तो ये भी जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसी तरीके से पंपास आ जाइए, ये जो देश आप देख रहे हैं ना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ब्राजील में भी कंपास, ये भी घास का मैदान है। उत्तरी अमेरिका में अगर कोई घास का मैदान है उसको प्रेरी कहा जाता है, प्रेरी कहा जाता है। अमेरिका और कनाडा में इसका विस्तार है, सबसे ज्यादा तो अमेरिका में इसका विस्तार है। इसी तरीके से अगर यूरोप में आ जाएंगे तो ये घास का मैदान हंगरी देश में है। किस देश में? हंगरी में है, उसका नाम है पुस्टाज, पुस्टाज घास का मैदान। ये किस प्रकार का हो सकता है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इस तरीके से यूक्रेन और रूस में भी आप देखेंगे तो एक और घास का मैदान, उसका नाम है स्टेप्स, स्टेपीज भी इसको कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, उसको कहा जाता है डाउन्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अफ्रीका में भी एक है, उसका नाम है वेल्ड। तो इस तरीके से आप इमेज को आप देखिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप रट डालिए क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? देख लीजिए क्या नाम दिया गया, नदी द्वीप। देखिए द्वीप दो होते हैं, एक होता है समुद्री द्वीप या सागरी द्वीप कहा जाता है, दूसरा होता है नदी द्वीप। द्वीप को पहले समझ लीजिए, द्वीप क्या होता है? द्वीप को जो स्थलीय खंड, ऐसा छोटा स्थलीय खंड होता है जो चारों तरफ जल से घिरा हो। अगर वो चारों तरफ सागरी जल से घिरा हो तब उसको कहा जाता है सागरीय द्वीप कहा जाता है, या सिंपल उसको केवल द्वीप ही कहा जाता है, आइलैंड इसको इंग्लिश में कहते हैं। अगर वो स्थल खंड चारों तरफ नदी के जल से घिरा है तब उसको कहा जाता है नदी द्वीप। तो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप वो कौन सा है? मानपुरा द्वीप, श्रीरंगम द्वीप, लुलु द्वीप, माजुली द्वीप। तो ये सिंपल है, बहुत सरल है, सब जानते होंगे, बहुत लोग जानते होंगे। माजुली द्वीप ये कहां पर है? तो ये भारत में है, असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। चलिए हम इसको लोकेशन आपको दिखा देते हैं। तो भारत के मैप में ये वाला जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये सबका ये असम है, असम राज्य है। असम राज्य में आप ये देख लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी है,
और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ही ये जो आप देख रहे हैं ना ग्रीन वाला हिस्सा, ये इतना वाला हिस्सा, ये यही क्या है, माजुली द्वीप है। ये क्या है, माजुली द्वीप है। इधर से भी जल है, आप देख लीजिए इधर से भी जल है। ये माजुली द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से नदी द्वीप है। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। देखिए ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो वेगनर महोदय ने दिया था। वेगनर क्या थे, एक भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने कहा देखिए जो वर्तमान में सातों जो महाद्वीप हैं, आठों महाद्वीप आप कह सकते हैं, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब पहले एक ही भाग हुआ करते थे, अलग नहीं थे। ये सब के सब एक ही भाग हुआ करते थे और उसका नाम क्या था, पैंजिया। उसका नाम क्या हुआ करता था, पैंजिया हुआ करता था, ये पैंजिया। अब ये जो स्थल था ना इसका नाम पैंजिया। अब पैंजिया जो था ना इसके चारों ओर एक सागर हुआ करता था, सागर। अब उस सागर का नाम जो था वो पैंथालासा हुआ करता था। ये पैंथालासा, इस तरीके से यहाँ पर ये जलीय क्षेत्र चारों ओर था, इसका नाम था पैंथालासा, पैंथालासा। बाद में क्या हुआ कि इसमें दरार पड़ती है, ये भूखंड बीच से क्रैक हो जाता है और बीच में ही बन जाता है एक छोटा सा संकरा सागर जिसको कहा जाता है टेथिस सागर। अब जो टेथिस सागर था बीच में यहाँ पर बन जाता है टेथिस सागर, जहां पर वर्तमान में हिमालय है। पहले वहां पर एक छिछला सागर हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस सागर। बीच से यह अलग हो गया, उत्तरी वाला जो भाग है उसका नाम अंगारा लैंड हो जाता है, अंगारा लैंड हो जाता है। और दक्षिण वाला जो हिस्सा है वो हो जाता है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड या गोंडवाना भूमि। तो ये हिस्सा अलग हो जाता है। इधर यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया के बहुत सारे देश इधर दक्षिणी वाले में गोंडवाना लैंड में आपके दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड में भारत भी आता था। तो यही पूछा है कि दक्षिणी भाग जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि है, तो आप क्या बताएंगे। तो देख लीजिए प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा स्थित है, यानी कि दक्षिण में क्या बताएंगे, गोंडवाना भूमि। ठीक है, ये गोंडवाना भूमि है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहां पर अगर देखिए एक चीज यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे कि वेगनर महोदय ने कहा था, देखिए ये सारी चीजें हैं ना जो अलग अलग महाद्वीप अभी आपको दिख रहे हैं, जो अलग अलग महाद्वीप अभी आपको दिख रहे हैं ना, ये कभी एक साथ सभी जुड़े थे, सभी महाद्वीप क्या थे, एक साथ जुड़े थे। तो इन्होंने कहा देखिए इसको अगर यहाँ पर लाएंगे तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर लग जाएगा, ये यहाँ पर आकर सेट हो जाएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ पर सेट हो जाएगा, अगर ये वाला यहाँ पर जाकर सेट हो सकता है, ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब ये जो भारत वाला हिस्सा था ना यहाँ पर मेडागास्कर, ये जो अफ्रीका और यहाँ पर अफ्रीका का पूर्वी तट है यहाँ पर सेट हुआ था। तो अलग अलग भारत की स्थिति इधर प्रवाहित होने, भारत का जो प्लेट है ना इंडो एशियन प्लेट, ये इस तरफ चल दिया हो, उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ चल दिया तो यहाँ पर पहुंच गया। और धीरे धीरे यहाँ पर बीच में जो टेथिस सागर था ना, टेथिस सागर पर दबाव बना और टेथिस सागर धीरे धीरे उभरने लगा नीचे से और धीरे धीरे उसमें मोड़ पड़ने लगा। मोड़ पड़ने से ही जो पर्वत का निर्माण हुआ और मोड़ को क्या कहा जाता है, वलन कहा जाता है, वलन, इस वलय कहा जाता है, इसलिए इसको वलित पर्वत कहा जाता है। वलित पर्वत विश्व में सर्वाधिक नवीनतम एवं उच्च चोटी वाले पर्वत श्रेणियां होती हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट सवालों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यहां पर सवाल क्या पूछा है, हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, इसका मतलब कि पहले कोई बड़ा द्वीप होगा तो सेकेंड वाला बताना, पहला नहीं बताना है। ऑप्शन क्या है, ग्रैंड टर्रे, श्रीलंका, जांजिबार और सोकोत्रा। तो कौन सा दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए दूसरा सबसे बड़ा जो द्वीप है वो श्रीलंका है। सबसे बड़ा जो द्वीप है मेडागास्कर, मेडागास्कर
मेडागास्कर सबसे बड़ा जो द्वीप है मेडागास्कर है। हिंद महासागर की बात हो रही है। अब चलिए लोकेशन आपको दिखा देते हैं। ये देख लीजिए सबसे बड़ा द्वीप ये है आपका मेडागास्कर है। इसी तरीके से श्रीलंका ये दूसरा बड़ा द्वीप हो जाता है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो मालदीव भी है। मालदीव ध्यान रखिएगा एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है मालदीव। अगला सवाल, ग्रेट बैरियर रीफ एक है, क्या है? पर्वत श्रृंखला, प्रवाल रचना, मानव निर्मित दीवार, ज्वारी भित्ति, क्या है? आप बताइए इसमें से। तो ये क्या है? प्रवाल रचना। प्रवाल को इंग्लिश में कहा जाता है कोरल। कोरल कहा जाता है। कोरल एक समुद्री जीव होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। अब ये जो प्रवाल होते हैं ना, ये हजारों करोड़ों लाखों की संख्या में एक साथ होते हैं और ये समुद्र के किनारे होते हैं। जो कोई स्थल भाग होता है ना, वहां समुद्र अगर लगता है तो वहां पर जो है इनके लिए अनुकूल वातावरण होता है, वहीं पर ये पाए जाते हैं। अभी जब मरते हैं तो एक दूसरे के ऊपर मरते हैं। अब धीरे धीरे उनके मरने से इकट्ठा होते, जिनके जो शरीर कंकाल इकट्ठा होते जाता है, तो धीरे धीरे एक दीवार की रचना हो जाती है, ऊंचाई वाला भूमि बन जाता है, जिसको कहा जाता है भित्ति। प्रवाल भित्ति भी कहा जाता है। और इसी तरीके से विश्व में सबसे बड़ा बैरियर बना दिया इन लोगों ने। ये रीफ ने ना, इन लोगों ने क्या किया, बहुत बड़ा एक बैरियर की तरह बना दिया है। और उसी को पूछ रहा है ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, तो आप बताएंगे प्रवाल भित्ति। ये कहां पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में है ये ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। चलिए हम आपको लोकेशन दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का ये वाला हिस्सा, ये पूर्वी वाला हिस्सा ना, यहीं पर क्या है, निर्माण हुआ है ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है। ये सारा आप जो देख रहे हैं ना इस कलर में, ये जो थोड़ा ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, यही सब क्या है, प्रवाल भित्ति है। कोरल सागर, कोरल मूंगा इसको कहा जाता है हिंदी में। तो इन्हीं का निर्माण से ही एक दीवार की रचना हो गई, इसलिए इनको कोरल भित्ति भी कहा जाता है। अब ये बैरियर की तरह काम करते हैं और एक ग्रेट है, बहुत अधिक लंबाई, इसलिए इनका नाम रखा गया ग्रेट बैरियर रीफ। एक तरफ क्या है, कोरल सागर, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है क्वींसलैंड, तो इसी के तट पर इनका निर्माण हुआ है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 60वां सवाल, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? जापान में मुख्य रूप से 4 द्वीप हैं। एक द्वीपीय देश है जापान। तो बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर कोयला, लौह अयस्क, तेल, हीरे, तो किसके लिए ये प्रसिद्ध है होन्शु नामक द्वीप? होकाइडो, होन्शु, शिकोकु, क्यूशु, ये 4 बड़े द्वीप हैं आपके जापान में। जापान की राजधानी आप कमेंट करके बताइए। तो यहां पर देख लीजिए तेल के भंडार, तेल के भंडार पाए जाते हैं। हालांकि लौह अयस्क भी पाया जाता है, कोयले की भी मात्रा पाई जाती है। देखिए मानचित्र में ये आपका जापान है, चारों द्वीप, ये ऊपर वाला देख लीजिए, ये होकाइडो है, होकाइडो। यहाँ पर देख लीजिए ये मिस्टेक है, गलत लिख दिया गया है यहाँ पर होकाइडो। और ये दूसरा वाला जो ग्रीन दिख रहा है ये है होन्शु, ये होन्शु है, होकाइडो के बाद होन्शु। अब ये नीचे वाला आप देख रहे हैं, ये यहां से लेकर के यहां से ये आपका ये होन्शु है। अब उसके बाद ये शिक्योकु, ये तीसरा है शिक्योकु, और चौथा है क्यूशु। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, चौथा है क्यूशु। तो देख लीजिए एक यहाँ पर ट्रिक हम बता रहे हैं, आप इसको कभी कभार पूछ लेते हैं उत्तर से दक्षिण इनका क्रम क्या है, ये क्रम आपको बताना होता है। तो उत्तर से दक्षिण एक क्रम हम बता रहे हैं। जैसे होकाइडो में क्या है, हो आ गया, होकाइडो में हो। अब हो से हो गया होन्शु, हो से क्या हो गया होन्शु, होन्शु के लास्ट में क्या आया, सु आया। तो सु से आप जान लीजिए कि शिकोकु, यहाँ पर नीचे आपका क्या हो गया शिकोकु। अब शिकोकु के लास्ट में आ रहा क्यू आ रहा, तो आप यहां से हो गया क्यूशु। तो एक वर्ड आपको अगर याद है, यहां पर देख लीजिए होकाइडो, 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 होकाइडो का हो ले लीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, होन्शु हो जाएगा। होन्शु से फिर क्या लीजिए, सा ले लीजिए, तो सा से फिर क्या हो जाएगा, शिकोकु हो जाएगा आपका।
शिक्योकू, शिक्योकू के बाद फिर का ले लीजिए, यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा क्यूसू। तो ये उत्तर से दक्षिण क्रम हो जाएगा, एक, दो, तीन और चार इनका ये क्रम है। अब जो जापान की राजधानी है ना, इसी द्वीप पर है, होकाइडो पर है। ये होकाइडो पर जापान की राजधानी टोक्यो भी स्थित है। यहां पर देख लीजिए, जो जापान की राजधानी है ना, वो इसी पर स्थित है, होन्सु पर ही स्थित है। तो यहाँ पर देख लीजिए, होन्सु ये जो पूछ रहा है ना किसके लिए प्रसिद्ध है, जापान की राजधानी भी है। आप यहाँ पर मैप में देखिए टोक्यो लिखा भी गया है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? ग्रीनलैंड कहाँ पर स्थित है? दक्षिण प्रशांत, हिंद महासागर, कैरेबियन सागर, उत्तरी अटलांटिक। तो ग्रीनलैंड कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी प्रशांत। आप इसमें से बताइए ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ग्रीनलैंड क्या है? एक द्वीप है और विश्व का क्या, सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और ये कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में है। और अटलांटिक महासागर के उत्तरी वाले हिस्से में। अटलांटिक महासागर को दो भागों में बांटा गया है विषुवत रेखा की, उत्तर वाला उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिण वाला दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो इस तरीके से अलग अलग बांटा गया है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है ग्रीनलैंड, जिसका सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक रूप से तो ये जो उत्तरी अमेरिका का भाग है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन इस पर जो अधिकार है वो डेनमार्क का अधिकार है। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि जो अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड हमारा है, उस पर डेनमार्क वगैरह किसी का अधिकार नहीं, वो तो हमारे हिस्से में है। इसीलिए उस पर जो है बहुत उस समय चर्चा भी हुई थी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो फिर से वही आ गया, तो यहाँ पर ग्रीनलैंड द्वीप हो गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। अब यहाँ पर आपको लोकेशन दिखाई देते हैं, आपको ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर वाला, ये सफेद वाला, यही क्या है? ग्रीनलैंड है। यही क्या है? ग्रीनलैंड। अब ये जो पूरा बीच वाला आप ये जो देख रहे हैं ना, यही क्या है? यही सब के सब क्या है? अटलांटिक महासागर है। अब बीच वाली ये जो लाइन गई है, ये इक्वेटर है यानी विषुवत रेखा है, ये ग्लोब को दो भाग में बांटती है। और ये क्या है? तो उत्तर वाला हिस्सा हो गया, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर हो गया, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर यहाँ हो गया। अब ये ग्रीनलैंड देख लीजिए, ये पूरा का पूरा इधर यहाँ पर उत्तरी अमेरिका आता है। ये उत्तरी अमेरिका भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन ये जो यहाँ पर जो देश है ना डेनमार्क, उसका अधिकार है। डेनमार्क एक यूरोपीय देश है। अगला सवाल, ग्रेनाडा स्थित है। ग्रेनाडा क्या है? प्रशांत महासागर में, कैरेबियन सागर में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में। ग्रेनाडा पहले तो क्या है आप इसको जानिए। ग्रेनाडा एक देश है जो कि कैरेबियन सागर में स्थित है। कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर का ही एक हिस्सा है जो कि मध्य अमेरिका में आता है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये पूरे जो इधर ये छोटे छोटे द्वीपीय देश आपको दिख रहे हैं ना, ये सब के सब क्या है? ये इन सबको मिलाकर कैरेबियन देश कहा जाता है या कैरेबियाई द्वीप भी कहा जाता है। यही पर ग्रेनाडा है आपका। तो किसमें आ गया? तो ये अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा हो गया। अगला सवाल, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र से मेल खाता है? तो देखिए, एशिया, इंडिया, अफ्रीका, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य जिसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील। तो देखिए, एक तरफ हम बता दे रहे हैं आपको, एक तरफ दिया है महाद्वीप दिया है और दूसरी तरफ दिया है देश, देश दिया है। तो मैच कराना है। यहाँ पूछा सबसे बड़ा देश, किस महाद्वीप का कौन सबसे बड़ा देश है? सही मैचिंग को बताना है, उसको आप बताइए। एशिया का क्या इंडिया सबसे बड़ा देश है? नहीं, इंडिया नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? चाइना होना चाहिए, चाइना। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, अफ्रीका, अफ्रीका का क्या सबसे बड़ा देश कांगो है? नहीं, गलत। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? अल्जीरिया। अल्जीरिया जो देश है सबसे बड़ा देश है अफ्रीका महाद्वीप का, जिसकी राजधानी अल्जीयर्स है। ये भी गलत हो गया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये भी गलत है। सबसे बड़ा जो देश है वहां पर कनाडा है। इस तरीके से भी गलत हो गया। डी, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्या है? ब्राजील। यही सही है। तो यहाँ पर देख देख लीजिए, ये आपका चाइना एशिया का सबसे बड़ा देश, एशिया महाद्वीप में चाइना हो गया। ये आपका
अल्जीरिया ये देश है, ये भूमध्य सागर से लगा हुआ। अफ्रीका का, उत्तरी अमेरिका का कनाडा ये सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका का ब्राजील। ठीक है, तो ये दिया है चारों। अगला सवाल देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो सब जानते हैं एशिया महाद्वीप है, ये आपका एशिया। यहीं पर देख लेते हैं सभी महाद्वीप का क्रम क्या है क्षेत्रफल के अनुसार। सबसे बड़ा है एशिया, एशिया के बाद दूसरे नंबर पर अफ्रीका आता है, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद आता है दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका के बाद आता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका के बाद आता है यूरोप, और यूरोप के बाद सबसे लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या है? क्रम है क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का क्रम है ये। अगला देख लीजिए, यहीं पर ये मानचित्र आप देख लीजिए, एशिया सबसे बड़ा है इस तरीके से। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? सवाना घास के मैदान का मतलब है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे? जहां पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। तो देख लीजिए, अफ्रीका में तो है ही, हम लोगों ने देखा था सबसे ज्यादा अफ्रीका में है, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर नहीं है? तो देख लीजिए, ये यूरोप में नहीं है, क्योंकि यूरोप में जो भी घास के मैदान है ना, उस सब के सब शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है। यूरोप में दो घास के मैदान है, एक पुस्टाज है और दूसरा क्या था? दूसरा था स्टेपीज, जो यूक्रेन और रूस में था, वो क्या था? स्टेपीज। और ये कि दोनों के दोनों क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय। इसलिए जो है यही ऑप्शन आपको बी यूरोप सही होना चाहिए। अमेरिका में भी है कंपोज, पंपाज, ऑस्ट्रेलिया में भी है सब सारी चीजें, तो लेकिन यहीं पर आपका क्या ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, सबसे बड़ा एशिया, दूसरे पर उत्तरी अमेरिका, तीसरे पर दक्षिण अमेरिका, और सॉरी दूसरे पर है अफ्रीका, तीसरे पर है आपका उत्तरी अमेरिका, और चौथे पर है दक्षिण अमेरिका। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कुछ सवाल पहले, दिखा देते हैं आपको। तो देख लीजिए, ये एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो चौथे नंबर पर क्या है आपका? दक्षिण अमेरिका। अगला है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। अगला, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस के नाम से जाना जाता है, द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, इसको हिंदी जानिए। द लैंड मतलब किसकी भूमि? गोल्डन, स्वर्ण, स्वर्ण, ऊन की भूमि, ऊन की भूमि। ऊन सबसे ज्यादा जहां पर होगा उसी को कहा जाएगा। ऊन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक डिजर्ट है, मरुस्थल है, और ज्यादातर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, पानी की कमी है। कंगारुओं का देश भी कहा जाता है इसको। तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप भी है, और यहीं से होकर के मकर रेखा 20 से गुजरती है ऑस्ट्रेलिया। जैसे भारत से होकर 20 से कौन सी रेखा गुजरती है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको कर्क रेखा कहा जाता है। तो ऐसे मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। यहां पर देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया है, ये ही है आपका जो है स्वर्ण ऊन का देश। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है? तो यहाँ पर मेरियाना ट्रेंच आप सब जानते होंगे, इसकी गहराई कितनी है? 11,033 मीटर, 11,033 मीटर, यानी कि 11 किलोमीटर अंदर गहरा है। और ये कहां पर है? प्रशांत महासागर, फिलीपींस देश के पास है, प्रशांत महासागर में। सोचिए, इतना गहरा स्थान पृथ्वी पर भी है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 या 50 मीटर, यानी कि 8 किलोमीटर ही ऊंचा है। अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें मेरियाना ट्रेंच में डाल दोगे ना, तो पूरा डूब जाएगा, उससे ऊपर पानी आ जाएगा मेरियाना ट्रेंच के। ट्रेंच को हिंदी में गर्त कहते हैं। अगला सवाल,
देख लीजिए यहाँ पर मेरियाना ट्रेंच यहीं पर होगा। अगला, उस जल डमरू का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। जल डमरू क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये जान लीजिए। ये ये भाग ये स्थल है, ये कोई स्थल है, इन दोनों स्थल को अलग करता है। अब ये इधर वाला भाग जलीय क्षेत्र हो जाता है, ये इधर का जलीय क्षेत्र हो जाता है, जलीय क्षेत्र, ये भी जलीय क्षेत्र है। ये जब दोनों जलीय क्षेत्रों को जोड़ देता है और इसकी आकृति आप देखते हैं किस भांति, डमरू की भांति हो रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जल डमरू। जल डमरू, इसका काम क्या है? वह जलीय संकरा भाग जो दो स्थल भागों को अलग कर देता है और जलीय क्षेत्रों को जोड़ देता है, उसी को जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। या इधर हो सकता है महासागर हो, इधर भी हो सकता है महासागर हो, इधर हो सकता है सागर हो, इधर हो सकता है सागर हो, खाड़ी भी हो सकता है, इधर महाद्वीप हो सकता है या द्वीप भी हो सकता है। तो यहाँ पर उस जल डमरू का नाम होता है जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। एक इधर हो गया हिंद महासागर और इधर हो गया जावा हो गया, तो ये सुंडा जल डमरू जोड़ता है। लोकेशन देखते हैं सुंडा जल डमरू, देखिए एक तरफ सुमात्रा द्वीप है, इधर जावा द्वीप, ये दोनों के दोनों कहां पर है? इंडोनेशिया देश में है। यही जो बीच वाला संकरा भाग ये आप देख रहे हैं ना, इधर वाला ये पूरा ये डमरू की तरह बना हुआ है, ये यही क्या है? जल डमरू है। इसका नाम क्या है? सुंडा जल डमरू। ये किसको अलग करता है? सुमात्रा जावा को अलग करता है। अगला सवाल देखते हैं। अल नीनो, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली जो हर 3 से 7 वर्ष में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? शुभ वर्षा ऋतु, बाल मसीह, चाइल्ड क्राइस्ट, प्रारंभिक वर्षा ऋतु, बाल वर्षा ऋतु। अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बाल मसीह, चाइल्ड क्राइस्ट। अल नीनो क्या है? एक प्रशांत महासागर में एक जलवायु फैक्टर है जिसकी वजह से जल क्या हो जाता है? बहुत अधिक गर्म हो जाता है प्रशांत महासागर का। अब बहुत अधिक जो गर्म जल होता है ना, वो जलवायु को प्रभावित करता है। जिस वर्ष अल नीनो आ जाता है उस वर्ष भारत में भी इसका असर देखने को पड़ता है। ग्रीष्म काल लंबा हो जाता है, मानसून कमजोर हो जाता है भारत का, वर्षा कम होती है, सूखे की आशंका हो जाती है उस वर्ष। संभावना जताया जा रहा है कि 2026 में भी ऐसा हो सकता है। अल नीनो मजबूत है इस साल। इसी तरीके से यहाँ इसका एक अपोजिट शब्द होता है ला नीनो। ला नीनो, ला नीनो इसका उल्टा अपोजिट होता है। उसकी स्थिति होती है कि टेम्परेचर लो हो जाता है, उस समय बहुत कम होता है, तो उस समय वर्षा अच्छी होती है और शीतकाल भी अच्छा खासा होता है। तो ये हो गया। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है? ताजा जल का मतलब पीने योग्य जल, जो जो झील हो, नदियों में हो, तालाबों में, इन सबको मिलाकर जो ताजा जल कहा जाता है। कितने प्रतिशत है? हालांकि ग्लेशियर के जल को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो इनकी संख्या कितनी है? 3% है। 97% जल पृथ्वी पर खारा है। जो खारा नहीं होता है उसी को ताजा जल कहा जाता है। तो 97% जल खारा है, बचा 3% जल। 3% जल में क्या है? ग्लेशियर भी है, ग्लेशियर भी है, नदी का जल भी है, झरने, झरने, ठीक है, तालाब, इन सब के जल है, सागर महासागर खाड़ी के जल को छोड़कर। अब 3% में भी 3% का 3% का 2/3 भाग आप कह सकते हैं ताजा जल का, ताजा जल का 2/3 भाग ग्लेशियर के रूप में जमा रहता है, ग्लेशियर के रूप में। अब बचा कितना? 1/3 भाग। तो 1/3 भाग कितना हो जाएगा? यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 1% भाग ही क्या पीने योग्य जल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका नदी जल वाला, नदी झीलें सब ना जलप्रपात 1% है और उसमें से पूरे थोड़ी ना पिए जाते हैं।
अगला, जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? बादलों का गठन वाष्पीकरण, संघनन, अवघटन, गलनांक। तो अब बताइए, ये संघनन की क्रिया के द्वारा बादलों का निर्माण होता है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है ना, तो जल, जितने भी जल के स्रोत हैं गर्म होते हैं, वाष्प बनकर जाते हैं वायुमंडल में, और वायुमंडल में वो जब जल होते हैं ना, जल किस रूप में होते हैं? गैस के रूप में होता है। अब गैस के रूप में जब जल द्रव में बदल जाते हैं तो उसी को कहा जाता है संघनन की क्रिया। और जब संघनन क्रिया हो जाती है ना पर्याप्त, तब वर्षा होती है, बादल का निर्माण होता है। वाष्पीकरण इसके पहले की प्रक्रिया होती है, पहले वाष्पीकरण होता है, फिर संघनन होता है। तो यही है 74वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? महासागर, सागर, खारा पानी। ये सब के सब तीनों क्या है? ये खारे पानी, मीठे पानी नहीं। नदी का जल मीठे पानी की श्रेणी में आता है। इसी तरीके से तालाब, झरने, झील सब मीठे पानी की झील में आता है। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। 75 प्रश्न हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और चीजें जो आपको लगता है बातचीत करना चाहिए, कहना चाहिए, तो आप कमेंट करिए, बताइए कुछ चीजों को। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।